मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लगभग सब लोग आ गए हैं। हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उससे पहले एक डिसऑर्डर था जो मेंडेलियन था, बच गया था मेरे से, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस सिमिलर होगा जो कंडीशन हीमोफीलिया की है। हीमोफीलिया के अंदर भी जो डिसऑर्डर था वो सेक्स लिंक्ड था। कलर ब्लाइंडनेस में भी सेक्स लिंक्ड ही होगा। हीमोफीलिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हीमोफिलिक कंडीशन आ रही थी वो म्यूटेशन के कारण आ रही थी उस जीन के जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट था, जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट था। तो यहां पे क्या होगा कि जो हमारी जीन है जिसके कारण कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है वो भी प्रेजेंट होती है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही। तो ये भी एक हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस। और यहाँ पे बस वो जो कंडीशन है डिजीज की वो थोड़ी बदल जाएगी। जैसे हीमोफीलिया के अंदर मैंने बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाली जीन है वो म्यूटेट हो रही थी। लेकिन यहां पे जो कंडीशन आएगी जो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर, यहां पे क्या होगा कि जो हमारी रेड और ग्रीन कोन्स जो होते हैं, कोन्स किसके लिए होते हैं? विजुअलाइजेशन के लिए, आईज में होते हैं। तो वो कोन्स को बनाने वाली जो जीन है, उन कोन्स को बनाने वाली जो जीन है वो म्यूटेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो पर्सन है जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा बिटवीन रेड कलर एंड ग्रीन कलर। मतलब उनको ग्रीन कलर तो दिखता ही नहीं है, मतलब वो ग्रीन कलर नहीं देख पाते, कि बता नहीं पाएंगे आपको। मेरा एक स्टूडेंट था, अभी हालांकि यूएस से चला गया वो स्टूडेंट 2017 बैच का था, स्कूल में पढ़ाया था मैंने उसका। उसको कलर ब्लाइंडनेस थी, तो अगर हम उसको चार्ट दिखाते थे तो उसको ग्रीन कलर जो है दिखाई नहीं देता था। वो बोलता था कि सर मुझे ग्रीन कलर दिखता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन देख नहीं पाएगा। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन देख नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा रेड और ग्रीन कलर में, बाकी सब कुछ उसके लिए नॉर्मल होगा। और ये बात समझ में। और यहां भी कंडीशन क्या होगी? मेल्स के अंदर ज्यादा होगी, फीमेल्स बहुत कम कलर ब्लाइंड मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है। जैसे हीमोफीलिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिंगल एक्स क्रोमोसोम, आपके सिंगल एक्स क्रोमोसोम था मेल के अंदर, जिसके कारण वहां पे मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं और फीमेल्स के अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है क्योंकि उनके पास दो एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर ये एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड भी हो गया तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ना, जो फंक्शनल जीन जिसके ऊपर होगी वो बना देगा, तो वो कैरियर बन जाएगी। कैरियर तो होगी लेकिन वो डिजीज को ट्रांसमिट कर देगी आगे जनरेशन में। तो सपोज करो अगर कैरियर फीमेल भी नॉर्मल मेल के साथ मेट करती है, मतलब कोई कैरियर फीमेल भी नॉर्मल मेल के साथ मेट करती है, तो एक चाइल्ड ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बनती है जो कि कलर ब्लाइंडनेस हो जिसको, और दूसरा वो हीमोफिलिक हो। आ रही है बात समझ में? तो ये होती है कलर ब्लाइंडनेस। गॉट इट? और जब लगे हाथ में बात ही कर रहा हूं तो एक चीज और कर लेता हूं। मैंने आपके टेस्ट चेक किए थे रात को, हो गए हैं लगभग तीन चार कॉपी रह गई हैं। सबसे पहली गलती मैं बताऊं तो बहुत सारे बच्चों ने नाम नहीं लिखा है कॉपियों के ऊपर। भाई बेनाम की कॉपी कैसे चेक करूं? शक्ल देख के याद आती है ना कि क्या क्या आपने करा है क्या नहीं करा। और दूसरा, टेस्ट कॉपीज बहुत गंदे तरीके से लिखी हुई हैं। अगर इस वे में लिखेंगे तो शायद ही आप लोग 90s के सपने जो ले रहे हैं। कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी है लेकिन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को इतने गंदे तरीके से अटेम्प्ट किया गया है जिस तरीके से करना नहीं चाहिए था। एग्जाम्पल्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं। भाई अगर आप कोई भी कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हो तो एग्जाम्पल साथ में लिखो। अगर मैंने डोमिनेंस, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस 2 मार्क्स में भी पूछा और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा, तो भाई साहब आपको कहीं ना कहीं
थोड़ा कंटेंट को बढ़ा के लिखना चाहिए था ना। आपने जो 2 मार्क्स में लिख दिया है, एग्जैक्टली 3 मार्क्स में लिखा है, तो वो थोड़ा-सा जो है गलत होता है। आंसर लिखने का तरीका ये नहीं है, जो आप लिख रहे हो। और मैं बताऊँ तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही है। अभी मार्क्स आपको कल मिल जाएँगे, मैं एक पीडीएफ बना के नाम के हिसाब से मैं मार्क्स भी अपलोड कर दूँगा आपके, सबके मार्क्स अपलोड कर दूँगा। बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं एक्सपेक्ट करता था आपसे बहुत ज़्यादा हाई, और वो नहीं है। मैं सोच रहा था आप लोग इंटेलिजेंट हो। या तो जल्दबाजी में करा, टाइम पास करने के लिए करा है कि अरे बस फॉर्मेलिटी है करके दे दे, या मन से नहीं करा गया काम को, जिसके कारण ये समस्या आई है। और नहीं तो जिसको ये कहना हो ना कि भाई मेरे मार्क्स कटे, आप आ जाना कोचिंग पे और बैठ के एक-एक गलतियाँ गिनवाऊँगा आपकी मैं। एक-एक गलती कॉपी खोल के, ठीक है? कॉपी है, और कुछ लोगों ने भाई 2-3 कॉपियाँ हैं जिनकी बिल्कुल जो है काले प्रिंट निकले हैं। मतलब आपने फ़ोटो भी इस तरीके से, बेटा मेरे को इतनी डिफ़िकल्टी होगी उन्हें चेक करने में, वो 3-4 कॉपी वही बच रही हैं, जिनके काले प्रिंट है, बिल्कुल उनमें दिख नहीं रहा मेरे को कुछ भी। तो आप अगर फ़ोटो खींच के अगले टेस्ट में भेजोगे, तो प्लीज़ थोड़ी-सी लाइट में भेजिए, ताकि मैं उनको प्रिंट करवा के मेरे को वो दिख पाए। बेटा चेक करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। एक तो क्या होता है कि आप लोग फ़ॉन्ट किस तरीके से सेट करते भेजते हो, वो ऑलरेडी छोटा हो जाता है प्रिंट में। और उस छोटे हो जाने की वजह से वो जो काला भी हो जाएगा, पीछे का बैकग्राउंड भी काला, उसमें आपने काले कलर से वो प्रिंट निकलेगा तो काला ही दिखेगा, तो वो दिखेगा नहीं मेरे को। ऊपर से कुछ लोगों की हैंडराइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो उसके कारण भी समस्या आ जाती है। तो प्लीज़ ये आंसर लिखने का एप्रोप्रिएट वे नहीं है। मैंने लगभग 2-3 साल हो गए लगातार मैं जो है अ, आप मैं इसकी सीबीएसई की कॉपी चेक कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। लेकिन ये एक एप्रोप्रिएट वे नहीं है कि आंसर को लिखा जाए। ये एक फॉर्मेलिटी है जो आपने पूरी करके मुझे भेजी है। प्लीज़ अगली बार से जब भी टेस्ट लिखें, तरीके से लिखें, ना कि एक फॉर्मेलिटी वाले वे में। क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे टेस्ट तो भाई साहब कोई भी बच्चा अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाएगा। मैं जो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आप लोग सब 90 95 प्लस लाओ। एटलीस्ट 10 बच्चों से मेरा एक्सपेक्टेशन है जो 95 प्लस वाले हैं, ठीक है? और कुछ लोगों से, और बहुत सारे बच्चों को चीज़ें क्लियर नहीं है। बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं है। आंसर इतने गंदे तरीके से लिखे गए हैं, बहुत ज़्यादा। सिंपल चीज़ है, जैसे ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था, वो तो सबका सही हुआ है, सबको समझ में आया है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया, वो गलत कर दिया है, किसी ने पार्टी छोड़ दी है। और जब जो क्रॉस वाले क्वेश्चन बना के भेजे थे मैंने आपको, एक येलो एंड राउंड वाला, एक टॉल एंड आपका राउंड करके था, वो वाला भी क्वेश्चन जो है गलत है बहुत सारे बच्चों का। तो प्लीज अगर कहीं दिक्कत है तो पूछिए, गलती मत करिए। ये तो बहुत सिंपल टेस्ट था। अगला टेस्ट मैं दोबारा रीटेस्ट करूंगा, अब मैं इसी चैप्टर 5 का रीटेस्ट होगा, और फिर से जो है क्वेश्चन बनेगा अब की बार टफ, और अब की बार देखता हूँ आपका क्या स्टेटस रहता है। तो प्लीज, और अगली बार टेस्ट कॉपी भेजनी है, साफ सुथरे फोटो लाइट में खींचनी है, काले फोटो नहीं भेजने हैं मुझे बिल्कुल भी। पीडीएफ बना के भेजनी है, एक एक पेज नहीं भेजना है। प्रिंट कैसे करूंगा भाई मैं? आप मेरी भी तो प्रॉब्लम समझो। आप सपोज करो 20-21 स्टूडेंट हो, अब 20-21 स्टूडेंट की मैं एक साथ प्रिंट निकलवा लूंगा। अगर तुमने 3-3 पेज भी भेजे तो कितने हो जाते हैं? 63 पेज हो जाते हैं। 63 पेज में मैं कैसे सेग्रीगेट करूंगा? कौन से हैंड राइटिंग मैच करता रहूंगा? मेरा 3-4 घंटा तो उसमें निकल जाएगा। तो थोड़ा सा जो है तरीके से करके भेजा करो, तमीज में। और कॉपी के ऊपर नाम लिखना सीखो, नाम होना चाहिए, स्कूल का नाम होना चाहिए। ये कोई वे थोड़ी है आपने भेज दिया कि भाई हाँ मैं अब मैं मिलान करूंगा उसमें व्हाट्सएप की उससे। कुछ बच्चों ने लिखा है, जिन्होंने लिखा है वो जानते हैं किसने किसने लिख रखा है, और जिन्होंने नहीं लिखा है उनके लिए ये बात कह रहा हूँ। थोड़ा सा बेटा तरीके से काम करना सीखो। 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, आधा सेशन निकल गया है, ग्रेजुएशन में आ जाओ अगले साल। मैच्योरिटी थोड़ी सी जरूरी है। मानता हूँ सीरियसनेस नहीं है, थोड़ा थोड़ा गंदे को गंभीरता कभी ना कभी लाइफ में लानी पड़ेगी। नहीं लाओगे तो परेशानी होगी।
इतना ज्यादा लाइटली और फॉर ग्रांटेड किसी चीज को नहीं लेना चाहिए जितना आप लेने की कोशिश कर रहे हो। बस मैं इतनी बात कहूंगा, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, और देख लेना कितने गंदे नंबर है। किसी के फुल आउट ऑफ फुल है ही नहीं, किसी के फुल है ही नहीं। गलती कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कर दी है, कोई पार्ट छोड़ दिया है, किसी के भी नहीं है। और हो सकता है 25 भी आ जाए बहुत सारों के, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जो आपका ये कलर ब्लाइंडनेस वाला पार्ट है, नोट्स में लिखा हुआ है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। बस सारी हीमोफिलिक कंडीशन रहेंगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, वहां से उस चीज को कर लीजिएगा। और फीमेल यहाँ पे कैरियर होंगी, और मेल्स जो होंगे वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे, क्योंकि उनके पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूं किसकी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। मेन जो डिसऑर्डर, लास्ट के 3 बज रहे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये जो मैंने नहीं कराया है, मतलब मैंने लिखाया नहीं है, उसको लिख लीजिएगा नोट से। और नहीं लिखोगे तो मैं लिखवा ही देता हूं, मुझे भरोसा नहीं है आप लोग के ऊपर। लिखिए कलर ब्लाइंडनेस, हेडिंग डालिए कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्लास खत्म, उसके बाद तुम्हारा फॉर्मेलिटी खत्म। ठीक है, नंबर कम आएंगे, तुम्हारे आएंगे, गाली खाऊंगा मैं, खाऊंगा। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस हेडिंग डालिए। रिजल्ट बिगड़ेगा तुम्हारा, तो बिगड़ेगा, साथ में मेरा ही बिगड़ेगा। ठीक है, हेडिंग डालिए, लिखिए कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। लिखिए इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर which result in defect. It is a sex linked recessive disorder which result in defect in either red or green, in either red or green cone of eye, in either red or green cone of eye. Next point, it does not mean not seeing any color at all. It does not mean seeing any color, mean not seeing. It does not mean not seeing any color at all. In fact, it leads to the failure in discrimination. It leads to the failure in discrimination between red and green color. Discrimination between red and green color. Next point, the gene for color blindness, the gene for color blindness is present on X chromosome, is present on X chromosome. Next point, this disease is present mostly in males. This disease is present mostly in males because of presence of only one X chromosome, because of presence of only one X chromosome, as compared to two chromosome in female, as compared to two chromosomes in female. Next point, the heterozygous female has normal vision, but is a carrier, and passes on disorder to her sons.
टू हर सन्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंडीशन बनेगी जो हीमोफीलिया के अंदर थी। और हीमोफीलिया वाली कंडीशन आप अच्छे से जानते हो कि फीमेल के पास 3 कंडीशन हो सकती है, 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, तो सपोज करो ये 2 एन एन लिख रहा हूं, नॉर्मल है, दोनों जीन नॉर्मल है, तो नॉर्मल फीमेल है। अगर एक नॉर्मल है, एक म्यूटेटेड है, जिसे सी लिख रहा हूं कलर ब्लाइंडनेस, तो ये कैरियर फीमेल है। और यहाँ पे दोनों म्यूटेटेड हैं, तो ये अफेक्टेड फीमेल होगी, ये अफेक्टेड होगी। मेल के पास 2 ही कंडीशन होंगी, या तो वो नॉर्मल मेल होगा और या अफेक्टेड होगा, या अफेक्टेड होगा। गॉट इट। तो मेल्स के डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कैसे है? अगर मैं एक कैरियर फीमेल भी है, एक कैरियर फीमेल है और उसको मैं मेट कराता हूं नॉर्मल मेल से भी, तो ये तो पहला आ गया नॉर्मल, ये हो गई नॉर्मल फीमेल, ये वाली कंडीशन आ गई नॉर्मल मेल, और ये वाली कंडीशन आ गई आपकी अफेक्टेड मेल वाली। क्यों? एक्स सी वाई हो जाएगा ना भाई, तो ये अफेक्टेड मेल। तो आप देखिए कैरियर फीमेल है, नॉर्मल मेल है, उनमें भी एक हमारा चाइल्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अफेक्टेड हो रहा है मेल। आगे बात समझ में? उसके अलावा नॉर्मल जो अफेक्टेड फीमेल है वो कब होगी? अफेक्टेड फीमेल एक ही कंडीशन में पैदा हो सकती है, जब मदर हो कैरियर और फादर फादर जो हो वो अफेक्टेड हो, उसी कंडीशन में हमारा कलर ब्लाइंडनेस फीमेल के अंदर होगा। कैसे? देख लीजिए। एक्स सी वाई, एक्स एन एक्स सी, ये फीमेल है, ये मेल है, ये कैरियर फीमेल, ये नॉर्मल मेल, ये हो जाएगी हमारी अफेक्टेड फीमेल, और ये हो जाएगा अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल, ये अफेक्टेड फीमेल, ये कैरियर फीमेल, और ये नॉर्मल मेल। तो इसी तरीके की कंडीशन जो हीमोफीलिया में आ रही थी वो कलर ब्लाइंडनेस में भी आएगी। ठीक है, चलिए ये तो रही कलर ब्लाइंडनेस की बात। अब मेन बात कर लेते हैं, 3 डिजीज और हैं जो हमें कवर करने हैं आज, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के, उन्हें और पढ़ लेते हैं कि कैसे होंगे वो। देखिए भाई, मैंने आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताया था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में तो ऐसा हो रहा था कि सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण डिजीज कंडीशन आ रही थी। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा कि जहां पे क्रोमोसोम ही एब्रप्टली जो है अफेक्टेड है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम, तो या तो उस क्रोमोसोम के अंदर इन्वर्जन होता है, या ट्रांसलोकेशन हो गया, या उस क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट है वो कट गया, कोई भी आर्म, राइट आर्म जो बड़ी वाली होती है और जो छोटी वाली स्मॉल आर्म होती है, पी और क्यू जिसे कहते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है, इसकी छोटी आर्म को कहा जाता है पी आर्म, स्मॉल आर्म को, और बड़ी वाली को कहा जाता है क्यू आर्म। तो अगर पी या क्यू आर्म में कोई पार्ट यहाँ से कटी गया, ये इतना पार्ट खत्म हो गया, डिलीशन हो जाना। उसके अलावा ट्रांसलोकेशन मैंने बताया था कि 2 क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट आके यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था इन्वर्जन हो जाता है कि भाई ये वाला पार्ट है उस पे ए बी सी जीन है, और ये इन्वर्ट हो जाए, मतलब 180 डिग्री घूमे और वापस लग जाए, तो क्या होगा कि यहाँ पे सी बी ए जीन का सीक्वेंस हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्ट हो गया ना, जीन का सीक्वेंस बदल जाएगा पूरा का पूरा। तो इस तरीके की कंडीशन तो हमारी क्रोमोसोम के साथ आती है। लेकिन मेन एक चीज और मैंने आपको बताई थी, याद होगा
जहां पे मैंने आपको बताई थी यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी के अंदर मैंने आपको कंडीशंस बताई थी। एन्यूप्लॉइडी मैंने आपको जब एक्सप्लेन की थी, एन्यूप्लॉइडी जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि सिंगल क्रोमोजोम के अंदर गेन या लॉस हो जाए, गेन या लॉस हो जाए। और यूप्लॉइडी के अंदर कंडीशन बताई थी जहां पे पूरा का पूरा सेट गायब हो रहा था, गेन या लॉस हो रहा था पूरे सेट के अंदर, तो उसे मैंने यूप्लॉइडी कहा था। और ये एन्यूप्लॉइडी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाइपोप्लॉइडी भी हो सकती है, हाइपोप्लॉइडी बताई थी जहां पे कम हो रहे थे क्रोमोसोम। तो इसमें मैंने एक कंडीशन बताई थी जिसे कहा था मोनोसोमी। मोनोसोमी, मोनोसोमी क्या होता है? 2n-1 कंडीशन बताई थी मैंने, जहां पे दो जो डिप्लॉयड है उसमें से एक क्रोमोसोम निकल गया। और एक हमारा कंडीशन बताई थी नलीजोमी, जहां पे क्या होगा कि जो एक क्रोमोसोम है वो दोबारा फिर से एक बार निकल जाएगा। तो 2n-2 कंडीशन मतलब 0 क्रोमोसोम बचे वहां पे, नल मतलब 0 हो गया। उसके अलावा एक कंडीशन बताई थी मैंने आपको हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। और हाइपरप्लॉइडी के अंदर मैंने एक्सप्लेन किए थे दो कंडीशन, एक बोला था ट्राइजोमी और एक को बोला था टेट्राजोमी, एक को बोला था टेट्राजोमी। ट्राइसोमी के अंदर क्या हुआ था भाई, बढ़ेगा एक क्रोमोसोम, 2+1 3, तो डिप्लॉइड +1 ट्रिप्लॉइड हो गया ना, तो ट्राइसोमी 3 हो गए यहाँ पे क्रोमोसोम। ठीक है, और एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी जिसे कह रहा था मैं टेट्रासोमी। तो टेट्रासोमी में क्या हुआ, 2n+2 कंडीशन बनती है, 2n+2 कंडीशन बनती है जिसे मैं टेट्रासोमी कहता हूं। लेकिन ये कंडीशन होती क्यों है, मतलब इसका रीजन क्या है कि हमारा ये सारी चीजें आ जाती है? तो बेटा इसका एक रीजन है जिसे कहा जाता है नॉन डिसजंक्शन होना, नॉन डिसजंक्शन होना ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जो नॉन डिसजंक्शन होता है, पहले तो इसका मतलब जान लीजिए कि नॉन डिसजंक्शन है क्या। तो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा जब आप जो 11th क्लास में थे कि हमारे जब मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बराबर बराबर जो सेल्स बनेंगी तो उनको एक, जैसे सपोज करो जो कोई पेरेंट सेल है, जो मदर सेल है, वो उससे दो डॉटर सेल बन रही है, तो जो पेरेंट सेल है, जो मदर सेल है, वो बराबर ही तो क्रोमोसोम्स को बांटेगी। अगर सपोज करो एक सेट डॉटर पहली डॉटर सेल को दे रही है तो उतना ही इक्वल सेट हमारी दूसरी डॉटर सेल को भी देगी। तो ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम्स का, उस चीज को कहा जाता है डिसजंक्शन करना। क्या कहा जाता है? डिसजंक्शन करना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है डिसजंक्शन होना। इसके अंदर ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। यहां पे बिल्कुल इक्वल क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन टू डॉटर सेल, बिटवीन टू डॉटर सेल। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाए क्रोमोसोम का, मतलब उससे जो डॉटर सेल बनी एक को ज्यादा मिल जाए एक को कम मिल जाए, तो वो कहलाएगा नॉन डिसजंक्शन होना। और ये जो नॉन डिसजंक्शन है ये मियोसिस फर्स्ट के लेवल पे भी हो सकता है और ये मियोसिस सेकंड के लेवल पे भी हो सकता है, मतलब ये दोनों लेवल पे हो सकता है, मियोसिस फर्स्ट पे भी मियोसिस सेकंड पे भी। अभी आपको करके दिखा रहा हूं यहाँ पे मैं। ठीक है, तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी हैपन at the level of meiosis first and it could happen at the level of meiosis second। अब कहोगे कि सर मियोसिस फर्स्ट पे हो चाहे मियोसिस सेकंड पे हो फर्क क्या पड़ता है? तो बेटा फर्क बहुत पड़ता है। अगर फर्स्ट पे होगा तो ज्यादा सेल्स अफेक्टेड होंगी और जो मियोसिस सेकंड के लेवल पे होगा वहां पे एक ही सेल अफेक्टेड होगी, बाकी दो नॉर्मल रहेंगी, एक के अंदर हमारा +1 वाली कंडीशन आएगी। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए कैसे होगा। पहले मैं नॉर्मल बना रहा हूं और नॉर्मल के साथ साथ मैं कंपेयर करूंगा, नॉर्मल के साथ साथ मैं कंपेयर करूंगा
नॉन डिसजंक्शन को मियोसिस 1 के लेवल पे और मियोसिस 2 के लेवल पे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। इससे मेडिकल में क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है टॉपिक, लेकिन जानना जरूरी है बेटा, बेसिक है ये। अगर बेसिक अच्छा रहेगा तो आगे की जो पढ़ाई है वो अच्छे समझ में आएगी। तो ध्यान से समझिए कि हमारा नॉर्मल कंडीशन कैसे होती है। मैं यहाँ पे 2 क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ये एक सेल है, इसके पास 2 क्रोमोसोम है, एक और ये एक, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट करेगा। मियोसिस फर्स्ट करेगा तो मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है स्पिंडल फाइबर इन पे लग गए, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे लग गए, ठीक है। और फिर जो 2 सेल बनेंगी, एक के अंदर एक सेट आ गया, ये वाला, मतलब या तो आप ऊपर के लेवल पे कर लीजिए, आपने तो वहां पढ़ा होगा इस तरीके से, ऐसे होता है। मैंने साइड से कर दिया है बस। इसमें होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है 2 बनाए हैं, एक क्रोमोसोम नीचे आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये सेल्स ऐसे पहुंच जाएंगी, ये जो क्रोमोसोम है इस तरीके से, तो यहाँ साइटोकाइनेसिस होता है। फिर इसके बाद ये फुरो आ जाएगी, डीप हो जाएगी, एक के पास ये हो जाएगा और दूसरे के पास इस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने वही बना दिया यहाँ पे। तो 2 सेल्स बन गई, 2 सेल्स बन गई जिसके पास 2 इक्वल क्रोमोसोम थे, ठीक है, दोनों बराबर बराबर बटाए। तो ये क्या कौन से लेवल पे हुआ है, ये मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है भाई। अब क्या होता है, ये आगे डिवाइड करता है। तो अब क्या होंगे, यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, ये अलग होने शुरू हो जाएंगे, मियोसिस सेकंड भी तो होगा। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो थी एक दूसरे से अलग होंगी सेंट्रोमियर वाले पार्ट से, ये दोनों अलग अलग हो गई, ये अलग अलग हो गई। और अब जो 4 सेल बनेंगी, जो हमारी 4 सेल्स बनेंगी, सब में जो है एक एक सिस्टर क्रोमेटिड आ गई, सब में एक एक सिस्टर क्रोमेटिड आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कंडीशन n n n, ठीक है। तो ये जो हुआ यहाँ पे, ये कौन से लेवल पे हुआ, ये मियोसिस सेकंड हुआ। तो ये जो कंडीशन थी, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया है आपको। तो ये तो होता है हमारा डिसजंक्शन होना, लेकिन अब डिसजंक्शन किस तरीके से होगा वो भी देख लीजिए, नॉन डिसजंक्शन किस तरीके से होता है। पहले मैं करके दिखा रहा हूं एट द लेवल ऑफ मियोसिस फर्स्ट, एट द लेवल ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो मैं लिख रहा हूं नॉन डिसजंक्शन एट मियोसिस 1, मियोसिस फर्स्ट के लेवल पे हो रहा है नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। तो यहां पे ये क्रोमोसोम है, जैसे यहां कंडीशन थी वैसे यहां पे ले रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां पे डिवीजन होना चालू हुआ, डिवीजन होना चालू हुआ। लेकिन यहां पे ऐसा होता है कि जो ये वाला क्रोमोसोम था वो इस तरफ ना जाके वो स्पिंडल फाइबर से इधर ही बाइंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ स्पिंडल फाइबर के साथ, ये इसी के साथ बाइंड होके क्रॉसिंग ओवर इसका जो करा होगा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, और ये इसी के साथ बाइंड करके ये इसी तरफ है अभी तक, तो ये इसी के साथ इधर आ जाएगा। तो जिसके कारण क्या कंडीशन आएगी कि हमारा जो पहली सेल होगी उसमें तो 3 क्रोमोसोम, और जो दूसरी सेल होगी वहां पे एक क्रोमोसोम, और यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा
यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो देखिए किस तरीके से कंडीशन आएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा ये तो हो गया क्या, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के लेवल पे ही तो चेंज आया था, ये यहाँ पे ये फॉल्ट हुआ था यहाँ पे। तो अब जो रिजल्ट आएगा, अब जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल ही अलग होगा बेटा। यहाँ पे जो सेल्स फॉर्म होंगी, देखिए जो मियोसिस लेवल सेकंड पे हमारी सेल्स फॉर्म हुई है, वहां पे इक्वल इक्वल सेल्स फॉर्म हो रही हैं, सारी एन 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 है। लेकिन अब जो सेल्स बनेंगी वो बिल्कुल अलग बनेंगी। कैसे? देखिए दो सेल्स तो ऐसी हो जाएंगी जहां पे 3 सिस्टर क्रोमेटिड आ जाएंगी। मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं सिर्फ, जहां पे 3 सिस्टर क्रोमेटिड आ जाएंगी। दो सेल्स तो ऐसी बनेंगी, और दो सेल्स ऐसी बनेंगी जिनमें एक एक ही बचेगा, जिनमें एक एक ही बचेगा। यहां पे हुआ है मियोसिस सेकंड। तो यहां पे जो कंडीशन बन जाएगी, यहां पे जो कंडीशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, इनके अंदर बन गया n+1, बढ़ गया ना, पहले 2 थे, एक और बढ़ गया। इसके अंदर भी क्या हो गया, n+1, ये वाला जो दूसरी वाली सेल बनी है। आ रही है बात समझ में? तो अब ये देखिए कि यहां पे ये हो गया है, अब मियोसिस 2 के लेवल पे बात कर लेता हूं। मियोसिस 2 के लेवल पे बात कर लेते हैं कि वहां पे नॉन डिसजंक्शन होगा तो किस तरीके से क्या परेशानी आती है, और हमारी जो सेल्स फॉर्म होंगी वो किस तरीके से फॉर्म होंगी। तो ये तो मैंने बात कर ली मियोसिस फर्स्ट के लेवल पे। नाउ आई एम टॉकिंग मियोसिस एट द लेवल ऑफ नॉन डिसजंक्शन, एट द लेवल ऑफ मियोसिस सेकंड, नॉन डिसजंक्शन एट मियोसिस फर्स्ट, और यहां पे बात करते हैं नॉन डिसजंक्शन एट मियोसिस सेकंड। देखिए क्या क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। वैसे ही नॉर्मली 2 सेल बनाएंगे, 2 सेल कह रहा हूं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बनाएंगे, मियोसिस 1 इनका करवाएंगे। एक क्रोमोसोम जो है इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है सब कुछ मामला। मियोसिस 1 बिल्कुल नॉर्मल होगा, मियोसिस फर्स्ट बिल्कुल नॉर्मल होगा, 2 सेल बनाएगा जिसके अंदर हमारी एक के अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम और दूसरे के अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। यहाँ पे दूसरा क्या होगा, अब आएगा मियोसिस सेकंड का लेवल, मियोसिस सेकंड का लेवल। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट होने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पहली वाली सेल का क्रोमोसोम था वो सेग्रीगेट नहीं होगा, उसमें जो बीच में सेंट्रोमियर वाले पार्ट से जुड़े होते हैं ना ये 2 क्रोमोसोम, अरे एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं ना, तो ये जो है जुड़े ही रह जाएंगे। ये बीच वाली जो प्रोटीन है जिसकी वजह से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ी हुई थी वो यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होगी, वो ये जुड़ी रहेंगे, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम इस तरफ आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, और दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है उसमें नॉर्मल होगा सब कुछ, उसमें सब कुछ नॉर्मल होगा। तो अब कहोगे कि सर इसकी वजह से क्या परेशानी आएगी, इसकी वजह से हमारी क्या परेशानी आएगी। तो देखिए यहाँ पे जो पहली सेल बनेगी, क्योंकि जब ये सेल डिवाइड होगी, जब ये सेल डिवाइड होगी तो जो पहली सेल तैयार होगी इस वाले से, वो कैसी होगी, उसमें 3 हो जाएंगे,
मतलब n+1 कंडीशन आ गई, और ये वाला जो है ये एक सेल में आ जाएगा, n-1 आ गई। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल है ना दोनों, ये दोनों एक साथ आएंगे, ये दोनों एक साथ आएंगे जब ये सेल इस तरीके से डिवाइड होगी तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगा n+1 n-1 n और n। तो देखो, तो ये देखो कि कितना कितना ज्यादा जो है चेंज है दोनों के अंदर। जब मियोसिस फर्स्ट के लेवल पे बात हुई थी, जब मियोसिस फर्स्ट के लेवल पे यहाँ पे फॉल्ट हुआ था, तो हमारी जो सेल आई थी, जो हमारी सेल आई थी वो n+1 दो सेल, ये भी इनके अंदर हमारी क्या हो गई थी, ट्राइजोमी हो गई थी। और यहाँ पे क्या हो गया था, n-1 मोनोजोमी दोनों कंडीशन में हो गई थी। आ रही है बात समझ में? लेकिन हमारी जो चारों सेल बन रही थी, चारों ही डिफेक्टिव है, इनमें से कोई भी एक सेल नॉर्मल नहीं है, या चारों ही सेल डिफेक्टिव सेल प्रोड्यूस हो रही है, जिसके पास एबनॉर्मल सेल जो क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सब में n होना चाहिए था, यहाँ पे n+1 n+1 n-1 तो कोई भी फुलफिल नहीं करी क्राइटेरिया को। तो हमारा, मैंने क्या बोला था आपको कि मियोसिस फर्स्ट के लेवल पे जब भी बदलाव आएगा तो ज्यादा हमारा वो ड्रास्टिक रिजल्ट लेके आता है, उसकी वजह से ज्यादा एबनॉर्मेलिटी आती है। और अगर मियोसिस सेकंड के लेवल पे, यहाँ पे देखिए फॉल्ट किस कंडीशन पे हो रहा था, यहाँ पे फॉल्ट किस लेवल पे हो रहा था, यहाँ पे फॉल्ट इस लेवल पे हो रहा, कब, मियोसिस सेकंड के लेवल पे, मियोसिस सेकंड के लेवल पे फॉल्ट हो रहा है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, उसकी वजह से देखो दो सेल तो नॉर्मल आ ही रही है एटलीस्ट, n ये वाला दूसरा वाला तो सही है भाई, यहाँ तो दो ही सेल तो हैं जिसके अंदर n+1 n-1 कंडीशन आ रही है। आ रही बात समझ में? तो ये होता है नॉन डिसजंक्शन होना, और नॉन डिसजंक्शन दोनों लेवल पे हो सकता है, मियोसिस फर्स्ट के लेवल पे भी यहाँ पे, और मियोसिस सेकंड के लेवल पे भी। और यहाँ पे क्या होता है, फॉल्टी क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे आगे बनने वाली जो सेल्स हैं वो अफेक्टेड हो सकती हैं। आगे बात समझ में? अब समझ में आ जाएगा ना कि ट्राइसोमी कैसे होगी, मोनोसोमी कैसे होगी, टेट्रासोमी भी हो जाती है, ऐसे ही टेट्रासोमी भी हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो ये कंडीशंस होती हैं जो हमारे एबनॉर्मल कंडीशंस को लेके आती हैं। क्लियर है? अब मैं डिजीज की बात कर रहा हूं कि डिजीज कौन से हो सकते हैं जो ऐसी कंडीशंस होने के कारण प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें तीन डिजीज पढ़ने हैं। पहला डिजीज जो हमें पढ़ना है वो है डाउन सिंड्रोम, वो है डाउन सिंड्रोम। और वो जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या होगा, ट्राइजोमी हो जाएगी 21st क्रोमोसोम की, क्या हो जाएगा, 21वां जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाएगी। मतलब हर सेल में 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी होंगी। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए हर क्रोमोसोम की, 2 कॉपी, है ना। अरे एक सेट में 2 ही तो होते हैं, तो चाहे पहला क्रोमोसोम हो और चाहे 22nd क्रोमोसोम हो, हर क्रोमोसोम की कितनी, 2 कॉपी होती है, एक सेट होता है। लेकिन यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, 21st क्रोमोसोम की 2 के साथ साथ एक और ऐड हो जाएगा, 3 कॉपी हो जाएंगी हर सेल में, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन आएगी। और देखते हैं कि वहां पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा और सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। तो देखिए एक एक करके। तो सबसे पहला डिजीज मैं डाउन सिंड्रोम को ही स्टार्ट कर रहा हूं। 3 डिजीज पढ़ने, बहुत इजी है याद करना, इनको कोई परेशानी नहीं है, बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और कर तो रहे नहीं हो, आते हो नहीं, कल करवाए थे कुछ क्वेश्चन, कोई आया नहीं। और जब बच्चे नहीं देखते ना बेटा, मेरा भी मन नहीं लगता, सच बता रहा हूँ। आप लोग नहीं आते हो ना, क्लास करने के लिए नहीं आते हो, तो फिर वो मजा नहीं आता। जब बच्चे रहते हैं ना, थोड़ा एनर्जेटिक हम लोग रहते हैं कि हाँ बच्चे हैं भाई करेंगे, फिर क्या होता है वही 8 9 10 जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो जो लगातार वही बच्चे आते रहते हैं बस। फिर क्या रहता है कि मेरे को ये लगता है कि भाई मैं केवल उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ क्या, और भी तो बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो फिर ना वो मजेदारी नहीं आती बेटा। तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर बहुत मजबूरी हो तभी क्लास स्किप करें, क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट अलग है। ठीक है, बहुत ज्यादा मजबूरी है, देखो मैं भी ये नहीं चाहता कि नुकसान हो आपका, लेकिन जब जानबूझ के क्लास मिस मत करिए, क्योंकि देखो हो सकता है कोई चीज गेन कर जाओ, कोई चीज गेन कर जाओ, लॉस तो कहीं नहीं होगा आपका। और एक बार बताओ, कोई मैं आपसे एक्स्ट्रा फीस थोड़ी मांगता हूँ कि भाई मैं डाउट सेशन रख रहा हूँ, या फिर मैं कोई आपका वो रख रहा हूँ या एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस थोड़ी मांग रहा हूँ कि भाई एक्स्ट्रा फीस दे दो मुझे। अरे ये तो सबके लिए है। एक्स्ट्रा फीस मांग रहा हूँ तो चलो ये बात है कि हाँ ये एक्स्ट्रा मांग रहा है भाई, हम नहीं जा रहे क्लास में। भाई मैं तो नॉर्मल वही फीस है आपकी, मैं तो आपको एक्स्ट्रा और मैं सोच रहा हूँ कि चलो कहीं फायदा हो जाए। तो कोई भी अगर डाउट होता है तो पूछ लिया करो, और डाउट सेशन इसीलिए रखे जाते हैं, तो एब्सेंट मत हुआ करो। चलिए, और टेस्ट बहुत गंदा हुआ है तो कल देख लेना, बहुत सारे बच्चे बुला लूंगा मैं, तो पेरेंट्सों को फोन कर लूंगा, मैं बुला लूंगा, जो नहीं आ सकते उनके तो पेरेंट्सों से बात करूंगा ही करूंगा, देख लेना कल। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। भाई डाउन सिंड्रोम जो कंडीशन है ये क्यों होती है? ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइजोमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा कि नॉर्मल जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, नॉर्मल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, 44 ऑटोजोम होते हैं, और उसके साथ एक सेट जो है ये हमारा XX का हो सकता है या XY का हो सकता है, ये कंडीशन आती है। लेकिन जो हमारा अफेक्टेड इंडिविजुअल है जिसको डाउन सिंड्रोम हो रखा है, उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे क्या हो गया, 21वां क्रोमोसोम, 21वां क्रोमोसोम की एक कॉपी और हो चुकी है। तो भाई साहब ये 21st क्रोमोसोम है क्या, ऑटोजोम है ना, ऑटोजोम है ना। तो जब ऑटोजोम एक बढ़ जाएगा तो जो हमारा नॉर्मल कंडीशन थी वहां पे कितने होने चाहिए थे, 44 ऑटोजोम, एक और बढ़ गया तो कितने हो गए, 45 ऑटोजोम, 45 हो गए ना भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 ऑटोजोम प्लस XX या XY। ठीक है, तो टोटल क्रोमोसोम यहाँ पे कितने होने चाहिए थे, 46 कुल मिला के, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 47, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे फीचर्स होंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल के वो क्या आएंगे, वो भी देख लीजिए। तो मैं लिख रहा हूं फीचर्स ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल। अब क्या क्या फीचर हैं वो भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहला जो फीचर होगा इनका वो होगा कि ये शॉर्ट हाइट होंगे, दे आर वेरी शॉर्ट हाइट एंड हैविंग स्मॉल राउंड हेड, शॉर्ट हाइट एंड स्मॉल राउंड हेड। और इनका जो फेस होगा वो ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, दे आर हैविंग ब्रॉड फ्लैट फेस। ठीक है, और इनकी जो टंग होगी वो कंपैरेटिवली बड़ी होगी, बिग फुरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ। इनको पहचाना कैसे जाए, तो बेटा ये थोड़े से एबनॉर्मल दिखेंगे आपको, इनका जो माउथ है वो हल्का सा खुला रहता है, और टंग कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी होती है, पार्शियली ओपन माउथ, गॉट इट। और इनके जो फिंगर्स होंगे वो थोड़ी सी अलग होगी, तो इनके जो पाम होगा वो ब्रॉड होगा, पाम इज ब्रॉड। और ये जो हमारी हमारी जो क्रीजेस होती है ना, ये पाम क्रीज होती है, ये लाइन जो खिंची हुई है, ये इनकी थोड़ी सी अलग टाइप की होती है,
अलग टाइप के कैरेक्टर की होती है। तो दे आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीजेस। तो यहाँ पे पाम तो इनका चौड़ा होगा ही होगा, मतलब ये जो पार्ट है ये तो चौड़ा होगा ही होगा, साथ में इनकी पाम क्रीज भी बिल्कुल अलग टाइप की होगी जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे कौन कौन से शॉर्ट हाइट होंगे, छोटा राउंड हेड होगा इनका जो फेस होगा वो ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, उसके साथ में बिग फुरोड टंग होगी, और इनका माउथ जो है वो पार्शियली ओपन रहेगा, कंप्लीटली नहीं पार्शियली ओपन रहेगा, और उसके साथ इनका जो पाम होगा वो ब्रॉड होगा, और जो इनकी पाम क्रीज होगी वो कैरेक्टरिस्टिक होगी विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। आ रही है बात समझ में? ये कुछ एक फीचर होंगे। उसके अलावा बेटा इनका जो डेवलपमेंट है, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, और चाहे साइकोमोटर डेवलपमेंट हो, ये सारा रिटार्डेड होगा। मतलब ये मेंटली फिजिकली रिटार्डेड होंगे, रिटार्डेड। आगे बात समझ में? चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, मेंटली भी रिटार्डेड होंगे, फिजिकली भी ये रिटार्डेड होंगे। आगे बात समझ में? और ऐसे इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस होते हैं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होंगे। तो आप देख रहे हो बेटा कि एक क्रोमोसोम के बढ़ जाने से कितने सारी प्रॉब्लम आ रही है किसी इंडिविजुअल में। वो कंप्लीटली एबनॉर्मल इंडिविजुअल पैदा हो रहा है, वो कंप्लीटली एबनॉर्मल इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है। आ रही है बात समझ में? तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दूसरे सिंड्रोम की बात करूंगा। शॉर्ट हाइट एंड स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, बिग फुरोड टंग, partially open mouth, palm is broad and characteristic palm crease अलग टाइप की होंगी, फिजिकल मेंटल और साइकोमोटर डेवलपमेंट कंप्लीटली रिटार्डेड, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। ये कंडीशन हमारी डाउन सिंड्रोम के अंदर आती है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स में इतने नहीं दिए हुए, ये थोड़े एक्स्ट्रा हैं, जल्दी से लिख लीजिए। अब मैं बात करता हूं किसकी, नेक्स्ट डिजीज की, दैट इज व्हाट, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पर तो एक्स क्रोमोसोम हमारा, ये सॉरी 45 क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा आ गया। अब ऐसे ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर भी एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ये ज्यादातर अफेक्ट करता है किसको, जो हमारे मेल्स हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो देखिए क्या कंडीशन आती है। मैंने आपको बताया था कि आप चाहे कितने भी एक्स लगा लीजिए, और अगर वहां पे एक वाई लग जाएगा तो वो मेल कहलाता है, वो मेल कहलाता है। इसी तरीके से यहां पे भी यही कंडीशन होती है, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। भाई यहां पे हमारा एक एक्स्ट्रा
एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा मेल के अंदर, या फिर आप लिख लीजिए एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल तो इसकी वजह से क्या कंडीशन आएगी? तो देखिए नॉर्मली मैंने आपको बताया नॉर्मल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, आप जब भी लिखेंगे एग्जाम में लिखेंगे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये जो मैं अभी लिख के बताया था ना 44A या 45A लिखा था, वो सब चीज क्या थी? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था। तो अगर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पूछते हैं तो ये लिखना। तुम फालतू की बातें बहुत लिखते हो पेपर में, ठीक है? वास्तव में बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा सहूर नहीं है लिखने का कि कैसे लिखा जाता है आंसर को, ठीक है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशन में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? 44A प्लस XY, ये कंडीशन आती है भाई। लेकिन यहाँ अफेक्टेड क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम हो रहा है, इसके कारण क्या होगा? 44 ऑटोसोम प्लस XXY, 44 ऑटोसोम नॉर्मल रहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो क्रोमोसोम टोटल कितने हो जाएंगे? 47 ही हो जाएंगे वापस, वैसे जैसे वहां पे थे 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है? और होगा क्या? फीचर्स क्या दिखेंगे? फीचर्स क्या होंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल के? देखिए ऐसे ऐसे जो मेल्स होते हैं उनका ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है। मतलब क्या होगा? उनके अंदर मस्कुलाइन का मतलब होता है मेल कैरेक्टर, तो इनके अंदर मेल कैरेक्टर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में फीमेल कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है कि ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर feminine characters also expressed। ऐसे मेल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगा, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया वो कंडीशन आ जाएगी, अभी मैं लिख दूंगा। उसके अलावा ये मेल्स क्या होंगे? स्टेराइल होंगे। क्या होंगे? स्टेराइल होंगे, मतलब दे आर नॉन फर्टाइल और मेंटली रिटार्डेड होंगे, और मेंटली रिटार्डेड होंगे ऐसे मेल्स, ठीक है? तो कंप्लीटली अबनॉर्मल ही होंगे वो। तो देखिए क्या कंडीशन आती है। सबसे सबसे पहला, ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट बट हाउएवर फीमेलाइन, फीमेल कैरेक्टर को फीमेलाइन कहते हैं, मेल कैरेक्टर को मस्कुलाइन कहते हैं। फेमिनाइन कैरेक्टर्स also expressed, ठीक है? नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को हम लोग कहते हैं गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया, ठीक है? गायनिकोमेस्टिया। उसके अलावा ये क्या होंगे? स्टेराइल होंगे और मेंटली रिटार्डेड होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे। ये कंडीशन आती है किसकी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, ठीक है? क्या हुआ यहाँ पे? एडिशनल एक्स क्रोमोसोम हो गया मेल के अंदर,
जिसकी वजह से कंडीशन क्या हो गई, XXY हो गई। टोटल क्रोमोसोम हमारे कितने हो गए, 47। जल्दी से लिख लीजिए इसे फास्ट, जल्दी। फिर हम लोग लास्ट डिजीज करेंगे जो है हमारा आपका टर्नर सिंड्रोम। जल्दी करिए। जल्दी। अब मैं लास्ट डिजीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस डिजीज का नाम है टर्नर सिंड्रोम। देखिए यहाँ पे तो कंडीशन क्या हुई, सब में एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन ये पहला ऐसा डिजीज पढ़ेंगे जहां पे हमारा एक क्रोमोसोम लैक करेगा, जहां पे एक क्रोमोसोम लैक करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो लास्ट डिजीज में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसे कहते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम। और बेटा मुझे याद आ गया, आप लोग जब भी आंसर लिखते हो, जब मैंने उसको पूछा है एक वो वाला मॉर्फिन वाला, कोकेन वाला, मेरुआना वाला जो क्वेश्चन पूछा था, भाई साहब पॉपी प्लांट लिखा है, पेपेवर सोमनिफेरम लिखने में वहां पे कुछ दिक्कत हो रही थी, हाथ कह रहा था कि नहीं लिखूंगा मैं, या अगर लिख देते तो 30 में से 35 नंबर आ जाते आपके, है भाई। साइंटिफिक नेम क्यों नहीं लिखते हो? अरे जो चीज पूछी गई है वो लिखा करो यार, सोर्स का नाम पूछा गया तो सोर्स लिखते काहे नहीं हो तुम, क्यों नहीं लिखते हो? वहां पे कुछ बच्चे हैं बहुत एक्सेप्शनल, 2 और 3 स्टूडेंट्स आर देयर ओनली हु हैड रिटन द साइंटिफिक नेम लाइक पेपेवर सोमनिफेरम, एरिथ्रोजाइलम कोका या कैनबिस सटिवा। बाकी सब ने मजे लिए हैं बस, मतलब पता नहीं क्या करा है। वो तो गलती निकालूंगा, अभी रुक जाओ, तो याद नहीं है मेरे को, रात को करी थी मैंने कॉपी चेक। ठीक है, बिल्कुल भी सहूर नहीं है लिखने का, बिल्कुल भी। ऐसे ही लिखाता हूँ क्या भैया मैं, या मैंने लिखा था क्या ये सब चीजें? हद है यार, थोड़ा सा जो है तरीके से करा करो काम को, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारा जो सपना है बिल्कुल नहीं हो पाएगा। MCQ बेशक कर लो, लेकिन यार बोर्ड भी तो है, अभी तो बोर्ड लेवल के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, कंपटीशन तो बाद में दोगे ना अगले साल। नंबर नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? देखो लास्ट डिजीज है टर्नर सिंड्रोम। जैसे हर डिजीज में एक हमारा, देखो पहले वाले में ट्राइजोमी हुई थी, 21वां क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, एक एक जो हमारी कॉपी है 21st क्रोमोसोम की वो ज्यादा हो गई हर सेल के अंदर। हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हुआ कि एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया। यहां पे क्या होगा, एब्सेंस हो जाएगा सिंगल एक्स क्रोमोसोम का इन फीमेल। तो यहां पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। लिख दे रहा हूं मैं, एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। तो फीमेल नॉर्मली क्या होनी चाहिए थी भाई, फीमेल का जो नॉर्मल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होना चाहिए था, 44 ऑटोजोम प्लस XX, ये होनी चाहिए थी फीमेल। लेकिन अफेक्टेड जो होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, 44 ऑटोजोम प्लस X, जीरो जीरो लिख रहा हूं, जीरो। ठीक है, मतलब एक हट गया, तो टोटल कितने हो गए, 43 क्रोमोसोम टोटल आ गए। 44 तो ये, 44 तो ये, और एक ये 45 टोटल क्रोमोसोम हमारे हो गए। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या होंगे, फीचर्स क्या होंगे, तो भाई साहब ऐसी फीमेल्स का
ये जो होंगी स्टेराइल होंगी, एंड इनकी जो ओवरीज होती हैं रूडिमेंट्री होंगी। अब कहोगे रूडिमेंट्री का मतलब क्या है? भाई रूडिमेंट्री वर्ड का मतलब है कि कोई चीज प्रेजेंट तो है, कोई चीज प्रेजेंट तो है, लेकिन उस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है जिसमें उसको होना चाहिए था। ओवरी की जो नॉर्मल शेप होती है वो ना होके वहां पे कोई एक अजीब सा अटपटा सा कोई स्ट्रक्चर आ जाए, ओवरी ना होके, लेकिन ओवरी की जगह पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जो बिल्कुल भी काम ना करता हो। जैसे याद करिए, जब मैंने मोनोकॉटिलिडन का डायग्राम बताया था आपको चैप्टर नंबर 2 में, भूल गए होंगे मुझे पता है, तो मैंने वहां पे एक कंडीशन बताई थी जब मैंने मोनोकॉट पढ़ाए थे, याद होगा। तो इस तरीके से कोई एक डायग्राम था मोनोकॉट एम्ब्रियो का, जिसके अंदर ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था जिसे एपीब्लास्ट कहा था। एपीब्लास्ट, ये एपीब्लास्ट क्या है? ये भी एक रेमिनांट है, किसका? जो दूसरा कॉटिलेडन होता है। डाइकॉट के अंदर क्या होते हैं? हमारे दो कॉटिलेडन है, मोनोकॉट के अंदर एक ही कॉटिलेडन है, वो भी ये रहा जिसे हम लोग स्कोटलम कहते हैं, स्कोटलम कहते हैं। याद आया नहीं आया? तो ये जो एपीब्लास्ट था वो क्या था? दूसरा जो हमारा कॉटिलेडन होता है वो कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये उसकी प्रेजेंस में है। यहाँ पे एपीब्लास्ट क्या है? दूसरा कॉटिलेडन है लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी रूडिमेंट्री ओवरीज का मतलब क्या होगा कि कंप्लीटली डेवलप नहीं होंगी, होंगी लेकिन वैसी नहीं जैसी उन्हें होना चाहिए। आगे बात समझ में? अब ये हो गया स्टेराइल, और जो ओवरीज हैं इनकी रूडिमेंट्री हो जाएंगी। साथ में भाई साहब जब ओवरीज रूडिमेंट्री है तो इनके अंदर कोई फीमेल सेक्स हार्मोन बनेगा ही नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर, इनके अंदर जो फीमेल वाले कैरेक्टर होने चाहिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इनकी ओवरीज ही डेवलप नहीं हुई तो फीमेल सेक्स हार्मोन ही नहीं बना, और जब तक फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं बनेगा तो इनकी जो बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं होगी। गॉट इट? उसके अलावा ये हमारी स्टेराइल हो गई, ये शॉर्ट हाइटेड रहेंगी, ड्वार्फ होंगी ये, और मेंटली रिटार्डेड होंगी, और मेंटली रिटार्डेड होंगी। ये कंडीशन आती है हमारे टर्नर सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, तो मेंटली रिटार्डेशन तो तीनों के अंदर कॉमन सिम्टम है। कुछ याद ना रहो, ये तो याद रहेगा ना कि भाई हमारी ये तीनों कंडीशन जो है, चाहे क्लाइनफेल्टर हो, चाहे टर्नर हो, चाहे डाउन हो, तीनों के अंदर जो आपका मेंटली रिटार्डेड है ये कंडीशन कॉमन रहती है। क्लाइनफेल्टर भी स्टेराइल था, यहाँ पे भी स्टेराइल रहेंगे। वहां पे मेल के अंदर फीमेनाइन कैरेक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे फीमेनाइन कैरेक्टर आ ही नहीं रहे। जल्दी लिख लो। और एक चीज और, जब आज आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, सारे मौजूद हो, हालांकि आज भी 2-3 गोली दे गए, ठीक है, मतलब मौका मिलना चाहिए, गायब तो हो ही जाते हैं। भाई साहब मैं आवर्स चेक करता हूं कितना वॉच टाइम है, वो सारी जितनी वीडियो डाली जाती है ना वो अनलिस्टेड होती हैं। और ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता दूं कि अनलिस्टेड वीडियो का ना नंबर ऑफ व्यूज भी पता चलते हैं, और कितने मिनट वो देखी गई हैं वो भी पता चलता है। मेरा जो लेक्चर सपोज करो 1 घंटे का है, अगर 7 स्टूडेंट ने देखा तो कितना होना चाहिए? कैलकुलेट करके बताना। अगर 60 मिनट का लेक्चर है, 7 स्टूडेंट एब्सेंट थे, उन्होंने देखा, तो 420 मिनट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? लेकिन मिनट नहीं होते वहां पे 420, वहां पे होते 180, 190। मतलब क्या हो रहा है? ईमानदारी से काम नहीं हो रहा, चीटिंग चल रही है अपने साथ। मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? क्या बिगाड़ लोगे भाई मेरा?
अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कर रहे हो मुझे पता नहीं चलता? बेटा तुमसे शातिर हूँ, तुम्हारा मास्टर हूँ मैं। जो तुम अब कर रहे हो तुमसे बहुत पहले करके छोड़ दिया मैंने। ठीक है? तो जितने तुम्हारे शातिरपने के जो तुम्हारे पास तरीके नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा मुझे पता है, क्योंकि मेरे को तुम जैसे शातिर बहुत सारे मिलते हैं। कॉलेज टाइम से पढ़ाया था और अब तक पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत बहुत सारे शातिर मिलते हैं और हर बुद्धि को पकड़ लेता हूँ मैं। आंसर का जो नेचर है ना, अगर तुमने एक लाइन भी चीटिंग करके लिखी होगी और नहीं विश्वास हो, तो चलो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा जिसकी कॉपी में मेरे को लग रहा है चीटिंग करी है। अगर तुम ये मानते हो ना कि हम शातिर, हम कर लेंगे चीटिंग, हम मास्टर को धोखा दे लेंगे, अपने आप को धोखा दे लेंगे, तो तुम गलत हो। तुमसे ज़्यादा शातिर दिमाग रखता हूँ, लेकिन क्या है मैं इग्नोर करता हूँ। मैं क्या ज़्यादा पीछे पढ़ूँगा, तो फिर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट ऑप्शन क्या रहता है? अरे चलो छोड़ो यार, हमारे तो ये पीछे ही पड़ा रहता है। भागते हैं यहाँ से। तो ऐसे काम मत करो, मुझे फ़ोर्स मत करो, ठीक है? अगर वीडियो लेक्चर पूरा है, तो पूरा देखना है। 1 मिनट भी स्किप नहीं करनी है। ये क्लास छोड़ के उसके बाद बोला नहीं जी सर हम तो रिकॉर्डिंग से पढ़ेंगे। अगर रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हो, तो तरीके से पढ़ो। इंसानों की तरह, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह। और सारे ही अच्छे हो, तुम अच्छे-अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हो, अच्छे-अच्छे पैसे दे रहे हैं तुम्हारे मम्मी-पापा। उसके बाद भी तुम ऐसे काम कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, डॉज कर रहे हो, टीचर को डॉज कर रहे हो, खुद को डॉज कर रहे हो। फिर कब तक करोगे ऐसा? और देख लेना रिजल्ट कल आएगा, तुम देख लेना एक-एक करके घर में फ़ोन और मम्मी-पापा से करवा देना मेरी बात। ठीक है? ये मत कहना जिससे कहूँ नंबर दे देना अपना ईमानदारी से और कहूँ कि फ़ोन करके मम्मी को दे दो फ़ोन या पापा को दे दो, तभी देना इंस्टेंटली। मैं बात करूँगा अब। ठीक है? बाकी चैप्टर हो गया खत्म, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले, पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। और टेस्ट होगा 5वें चैप्टर का फिर से, पूरे चैप्टर का फिर से, 5th कंप्लीट। बाकी मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।